लकी ने कुमारी को फिरोज की लात से बचा लिया था। उसके बाद भी जब फिर से फिरोज ने उसके ऊपर हमला करने की कोशिश की तो लकी ने उसके ऊपर और उस लड़की के ऊपर ब्लेड से वार कर दिया और दोनों वहां से भाग निकले। उसके कुछ दिनों बाद लकी और कुमारी ने अपना ठेला नाहरगढ़ के पास लगा लिया। वहां पर मेला लगने वाला था और वहां पर फिरोज और उसका दोस्त और शिरीन उसकी बहन भी आ गई। वो लकी के ट्रक की तरफ कुछ खाने का खरीदने के लिए बढ़ रहे थे, लेकिन लकी उसे एक बार पहचान नहीं पाया कि वो कौन थे। अरे तुम्हें दिख नहीं रहा क्या? लोग इधर उधर चटनी मांग रहे हैं, कुमारी ने लकी को अपनी तरफ से याद दिलाते हुए कहा। लकी ने फिर से अपना ध्यान ट्रक की तरफ लगाया और फिर उस कस्टमर को चटनी देने लगा। लगभग 2 घंटे सफर के बाद शिरीन और उसकी बहन बुरी तरह से थक गए थे। वो पहाड़ पर चढ़ने के बीच में कोने पर लगे एक पत्थर पर बैठ गए और आराम करने लगे। फिरोज ने अपना डब्बा खोल दिया और उसमें से उन दोनों के लिए बिरयानी लेकर आ गया। अरे नहीं, ये नहीं खाना चाहती मैं। शिरीन ने थोड़े से चावल लिए थे, लेकिन उसका चावल खाने का जरा भी मन नहीं कर रहा था। फिर उसने उस डब्बे को अपने पास रखा और फिर फिरोज की तरफ देखते हुए बोली, क्या तुम मेरे लिए एक चीज बर्गर बनवा कर ले आ सकते हो? मैं बर्गर खाना पसंद करूंगी। अरे ठीक है, अभी ले आता हूं, तुम बस यही इंतजार करो। फिरोज तुरंत उसकी बात मान गया। उसे शिरीन और उसकी बहन के परिवार वालों ने उन दोनों की सुरक्षा के लिए हायर किया था और इसलिए उसे उन दोनों के सारे काम करने थे। अब जब उन दोनों में से किसी ने कहा कि फिर से, तो वो मना कैसे कर सकता था। उसने अपने साथ दूसरे बॉडीगार्ड अरबाज से कहा, तुम इन दोनों का जरा ध्यान रखना, मैं शिरीन मैडम के लिए बर्गर लेने जा रहा हूं। वापस ना आ जाऊं तब तक तुम यहां से जाना मत। मैडम, क्या आप भी खाना चाहोगी बर्गर? फिरोज ने शिरीन की बड़ी बहन से पूछा। नहीं, मेरा हो जाएगा बिरयानी से, उस हरी ड्रेस वाली लड़की ने फिरोज से कहा। इसके बाद फिरोज जहां पर प्रोग्राम होने वाला था उसके दरवाजे के पास आ गया। वहां से प्रोग्राम थोड़ी ही दूरी पर था। अंदर एक बड़ा सा स्टेज बना था जहां पर ये सारे प्रोग्राम्स होने वाले थे। वहां पर बहुत सारे टूरिस्ट घूम रहे थे और इतने लोगों का ध्यान रखने के लिए वहां पर सिक्योरिटी लगाई गई थी। फिरोज ने देखा कि वहां पर सिक्योरिटी का एक ड्यूटी रूम था और उसमें एक आदमी जिसने वर्दी पहनी हुई थी वो बाहर निकल कर आ रहा था। फिर जैसे ही फिरोज ने उस आदमी को ध्यान से देखा तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। धीरज सिंह? फिरोज ने उसके पास आते हुए कहा। अरे फिरोज, तू यहां क्या कर रहा है भाई? धीरज ने तुरंत फिरोज को देखा और उसे पहचान गया। फिरोज और धीरज सिंह एक दूसरे को काफी लंबे समय से जानते थे। उनकी उम्र में अब काफी अंतर आ गया था। जब वो दोनों जवान थे तो जुआ खेलने के बहाने एक दूसरे से मिलते थे। फिर वो किसी तरह के टेलीकॉम फ्रॉड में भी पकड़े गए। दोनों एक साथ अय्याशी करते, लड़ते थे और चोरी चकारी भी साथ में किया करते। दोनों ही एक दूसरे की नजर में पक्के बदमाश थे। बाद में उन्हें समझ आ गया कि वो ये सब गलत काम करके ज्यादा दिन तो काट नहीं सकते थे, इसलिए थोड़े दिन बाद ही दोनों ने पहलवानी के लिए अखाड़ा ज्वाइन कर लिया। इसके बाद जब अखाड़े में पहलवानी पूरी हो गई तो दोनों अपने अपने रास्ते निकल गए, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि वो लोग इस तरह भी कभी मिल सकते थे। उसमें से एक बॉडीगार्ड बन चुका था और दूसरा सिक्योरिटी गार्ड। क्या बात है यार धीरज, तेरा तो काम काफी अच्छा चल पड़ा यार। इस सिक्योरिटी सेक्शन का चीफ बन गया रे तू, बहुत बड़ी बात है। मेरा तो हाल ही खराब है भाई, बॉडीगार्ड का बॉडीगार्ड ही रह गया। फिरोज ने धीरज के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, लेकिन धीरज को पता नहीं था कि वो बहुत बड़े परिवार के बच्चों का बॉडीगार्ड बनकर बैठा हुआ था। और जिस तरह फिरोज ने कपड़े पहने थे उसे देखकर तो यही लग रहा था कि वो किसी बड़े परिवार का ही बॉडीगार्ड था। धीरज भी उसे इस तरह से देखकर ये बात अच्छी तरह समझ गया था। भाई सुन, तूने जिस तरह के कपड़े पहने हैं ना, उससे तो लग रहा है कि तू किसी बड़े परिवार का बॉडीगार्ड बनकर घूम रहा है। मेरी जगह आ जा, मैं तेरी जगह ले लेता हूं, धीरज ने कहा। धीरज जानता था कि अगर फिरोज किसी बड़े परिवार का बॉडीगार्ड था तो इसका मतलब था कि वो आराम से 40 से 50 हजार रुपए महीने के कमा रहा था और उसकी तनख्वाह सिर्फ 25,000 रुपए के आसपास थी। जैसे ही फिरोज ने धीरज की बात सुनी तो उसे जोर से हंसी आ गई। तुम यहां लेने के लिए आए क्या हो? अरे यार, मैं यहाँ शिरीन मैडम के लिए बर्गर लेने आया हूँ, फिरोज ने कहा। अच्छा चलो, मैं भी उधर ही जा रहा था, साथ में चलते हैं, गप लड़ाते लड़ाते। मैं यहाँ से गश्ती की गाड़ी ले लेता हूँ ताकि तुम्हें पैदल न चलना पड़े, धीरज ने कहा। असल में वो इनके ऊपर इतना एहसान इसलिए भी कर रहा था ताकि वो फिरोज से ये पूछ सके कि क्या वो भी उस परिवार के लिए काम कर सकता था जिस परिवार के लिए वो खुद काम कर रहा था। धीरज ने अपने से नीचे वाले एक आदमी को इशारा किया और उससे गाड़ी मंगवा ली। फिर वो दोनों ही गाड़ी लेकर वहां से निकल गए।
गाड़ी में बैठते ही उसने फिरोज से उस परिवार के बारे में जानकारियां निकलवानी शुरू कर दी। भले ही फिरोज को उसके ऐसे गोल गोल सवाल समझ में आ रहे थे, फिर भी वो उसके सामने भोला बन जाने का नाटक कर रहा था। वो जानता था कि धीरज उससे क्या चाहता था, फिर भी वो उसे वो देने के लिए तैयार नहीं था जो वो चाह रहा था। चल यार, अब मुझे मैडम के लिए ना बर्गर खरीदना है, मैं तुझसे बाद में बात करता हूं। जैसे ही गाड़ी चौराहे पर आई तो उसने नीचे उतरते हुए कहा। इसके बाद फिरोज गाड़ी में से नीचे उतरा और ट्रक के पास जाने लगा। इधर लकी और कुमारी ट्रक के ऊपर खाना बनाने में लगे हुए थे। वहां पर इस वक्त थोड़ी सी भीड़ कम हो गई और ट्रक के आसपास सिर्फ 3 से 4 लोग ही नजर आ रहे थे। फिरोज ने जैसे ही कुमारी और लकी को उस ट्रक के ऊपर देखा तो उसका दिमाग खराब हो गया। वो अंदर से बुरी तरह से डर चुका था। उसके हाथ पैर कांपने लगे। ऐसा नहीं था कि जब वो यहाँ आया था तब उससे इस ट्रक पर उसकी नजर नहीं गई थी, तब भी उसने इसे और इसके साथ के सारे ट्रक्स देखे थे, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि ये ट्रक लकी और कुमारी का था। अब उसे कुछ दिन पहले जो घटना हुई थी वो याद आने लगी। लकी ने उसके बाल में ब्लेड चला दी थी। जैसे ही फिरोज को यह दृश्य याद आया तो वो फिर से धीरज की गाड़ी की तरफ रवाना होने लगा। अरे क्या हुआ भाई, आधे रास्ते से वापस क्यों आ रहा है? धीरज ने उसे देखते हुए पूछा। अरे कोई बात नहीं भाई, वो तो बस ऐसे ही। वैसे तुम यहाँ की सिक्योरिटी के चीफ हो ना? हाँ, मैं एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े काम नहीं संभाल सकता हूँ, लेकिन इसके अलावा मैं यहाँ के सारे मसलों को देख रहा हूँ। जिंदगी में ना काफी अच्छी चल रही है मेरी, आराम से घूम लेता हूँ, काफी खुला महसूस करता हूँ। अभी कुछ दिन पहले ना ब्रिटिश टूरिस्ट का मोबाइल फोन मेरी टीम के किसी के हाथ लग गया। मैंने उससे वो फोन लिया और उस औरत को लौटा दिया। मुझे ज्यादा इंग्लिश तो नहीं आती, लेकिन मैंने सिर्फ उससे हेलो कहा था। आखिर में हम दोनों के बीच में ना जाने क्या बात हुई, लेकिन काफी बात लंबी हुई। मेरा कहा वो फोन से ट्रांसलेट करती और उसका काम है फोन से समझ लेता। बस उसके बाद क्या था, वो अपनी दीवानी हो गई और अपन उसके दीवाने, और बस। धीरज ने फिरोज की तरफ देखा और आंख मारते हुए कहा। फिरोज भी जानता था कि वो जो बोल रहा था सब झूठ था, फिर भी वो उसकी बातें सुन रहा था क्योंकि उसे अभी धीरज सिंह से कुछ काम निकलवाना था। इसलिए वो उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगा। फिर उसने अपनी उंगली लकी की ट्रक की तरफ दिखाई और बोला, अच्छा तुम अभी मुझसे उस परिवार के लिए बॉडीगार्ड का काम करने के बारे में पूछ रहे थे ना? देखो, तुम्हारे लिए ना उसका रास्ता खोल सकता हूँ, लेकिन उससे पहले ना तुम्हें भी मेरा एक काम करना पड़ेगा। उन दोनों लोगों के साथ कुछ करो और कि वो जिंदगी भर याद रखें। अगर तुम उन्हें किसी तरह से सबक सिखा पाते हो ना, तो मैं अपने मालिक से तुम्हारे लिए बात करूंगा, और अगर ऐसा कोई मौका मिला ना जिसमें तुम फिट हो सकते हो तो मैं जरूर फिट करवाऊंगा। चलो ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। धीरज सिंह ने उसके मुंह से ये बात सुनकर काफी अच्छा महसूस करने लगा। वो भी अपनी जिंदगी में फिरोज की तरह ज्यादा पैसा कमाना चाहता था, इसलिए उसने लकी की तरफ देखा और फिर उसकी नजर कुमारी की तरफ घूम गई। उन दोनों को देखते ही उसकी आंखों में एक अजीब सी अकड़ दिखाई देने लगी। वैसे तुम एक बात बता दूं, मैं यहाँ पर किसी बादशाह से कम नहीं हूँ, और मेरे लिए ये सब काम करना ना बहुत बड़ी बात नहीं है। आराम से इस काम को निपटा दूंगा, और अगर तुझे देखने में मजा ना आए ना तो बदल देना मेरा नाम, उसने कहा और फिर ट्रक की तरफ जाने लगा। हेलो, जरा मेरे लिए एक सैंडविच बनाना। जैसे ही कुमारी आराम करने के बारे में सोच रही थी और वो स्टूल के ऊपर बैठने ही वाली थी, इतने में एक और कस्टमर उसके ट्रक पर आ गया। जब कुमारी ने देखा कि यहाँ का कोई गार्ड था वो, तो फिर वो अपनी जगह खड़ी हो गई और सैंडविच के लिए ब्रेड निकालने लगी। थोड़ी देर बाद उसने उस आदमी के लिए सैंडविच बना दिया। उस गार्ड ने उसे पैसे दिए और बदले में कुमारी ने उसे सैंडविच दिया और वो वहां से निकल गया। लकी, मैं बहुत थका हुआ महसूस कर रही हूँ यार, जरा मेरे कंधे दबा दो ना। कुमारी एक कुर्सी पर बैठी और फिर लकी को आवाज देते हुए बोली। जी दादी अम्मा, दबा देता हूँ, लकी ने गहरी सांस लेते हुए कहा। वो जितना ज्यादा कुमारी को जानता था उतना ज्यादा उसे समझ में आ रहा था कि वो कितनी बड़ी बदतमीज किस्म की लड़की थी। जब कभी वो थोड़ा थका महसूस करती, लकी को अपना कंधा दबाने के लिए बुला लेती, जबकि उसे मालूम था कि लकी खुद भी दिन भर उसकी ही मदद करने में लगा था। वो जानती थी कि लकी के भी शरीर को चैन नहीं मिल पाता था, मगर फिर भी वो इस तरह उससे कंधे दबाने का काम करती। जैसे ही लकी उसके कंधे दबाने के लिए आगे बढ़ने वाला था कि इतने में वो सिक्योरिटी गार्ड वहां पर आया और उसने कुमारी के सामने हाथ फैलाते हुए गुस्से में बोला, अरे क्या डाला मेरे सैंडविच में तुमने? देखो, मक्खी निकल रही है इसमें से, ऐसे कैसे सैंडविच बनाती हो तुम? लकी और कुमारी उसकी बात सुनकर चौंक गए। वो मक्खी अभी भी उस गार्ड के हाथ में हिल रही थी। ये सब क्या बकवास कर रहे हो? मैंने अपने हाथ से तुम्हारा सैंडविच बनाया है और तब इसमें कोई मक्खी नहीं थी जब मैंने तुम्हें दिया। बेकार में झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, समझे? कुमारी ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। अरे हद कर रही हो, एक तो तुम्हारी सैंडविच से मक्खी निकल रहा है और ऊपर से तुम
मेरे पे इल्जाम लगा रही हो कि मेरी वजह से निकला है? मैं यहाँ लेकर आई उसे। गार्ड ने कुमारी और लकी को सुनाते हुए कहा और फिर जोर से शोर मचाने लगा। उसकी आवाज सुनते ही ढेर सारे टूरिस्ट उसके पास आ गए। अब आगे क्या होने वाला था? क्या कुमारी और लकी उस गार्ड से बच पाते या फिर वो अपनी चाल में कामयाब हो जाता? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और